टेबल टॉप स्मूथ है कि नहीं है? स्मूथ है तो आंसर दे सकते हैं। चैत्र. At that time, the nakshatra was Pun. हो गया। अभी मैं क्लास में घुस आ रहा है साफ? जैसा कि लग रहा है कि कब साफ था। पीछे वाइट है, वहां पर भी कम आ रहा है। पीछे वाइट। Hello everyone, I hope I am partially visible and completely audible to all of you. Yeah. तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सीरीज में, इसकी बात करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अभी हम आज थोड़ी देर पहले रिलेटिविटी की बात कर रहे थे और रिलेटिविटी की बात करते करते हमारा समय इतनी तेजी से बीता कि हमें पता ही नहीं चल पाया और हम पूरी बात भी नहीं कर पाए। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं, आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और इसमें मेरा साथ देंगे शुभम सर, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। शुभम सर प्लीज आ जाइए। शुभम सर और हम आपके साथ हैं और हम आज बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। मेनली हम फोकस करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर का पता हमें कैसे चला, बिकॉज ये हमेशा से ये क्यूरियोसिटी ऐसा नहीं है कि नई पैदा हुई है, कि अगर आप हमेशा से क्यूरियोसिटी है, मतलब आपके बचपन में भी आपने सोच लिया होगा कि लकड़ी के टुकड़े को छोटा करते जाए, 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 या लोहे के टुकड़े को काटते जाए, काटते जाए, काटते जाए। कब तक काटते रह सकते हैं उसको? क्या लिमिट है? मान लिया हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि काटना जितना चाहे काटा जा सकता है, पर अगर छोटा करता जाए, छोटा करते जाए, तो कहां पर पहुंच जाएंगे? ये क्यूरियोसिटी एक बहुत ही इंट्रिंसिक क्यूरियोसिटी है, यानी कि नॉलेज और ये ज्ञान और ये कोई पढ़ाए उससे ज्यादा, उससे पहले ही हमारे दिमाग में आती है कि यार इसके अंदर होगा क्या, तो क्या है उसके अंदर, उसकी खोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटम वर्ड को समझेंगे, और उसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहां पर एक अजीब बात लिखी है, इज इलेक्ट्रॉन अ पार्टिकल? ऑफ कोर्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है हमें यार कि इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, पर जब आप हायर लेवल में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम आज पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा ज्यादा, या फिर आप जेई के लेवल पे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और हायर नहीं जाए, तब भी हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री में जब हम इलेक्ट्रॉन के बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमें एक वेव की तरह भी दिखाई देता है। वेव समझ में आता है क्योंकि उसके पास ऐसे सारे कैरेक्टर होते हैं जो वेव नेचर दिखाता है। वो सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, वो सारा का सारा पैटर्न हमें दिखाई देता है जो वेव करती थी। इलेक्ट्रॉन की बीम भी वैसा कर रही होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या नेचर है ट्रू, पर हम शुरुआत शुरू से करेंगे एटम के बारे में बात करने से। सर प्लीज हाँ स्टार्ट करते हैं कि ये हम आज क्या करने वाले हैं, किस बारे में बात। सर हम आज सबसे पहले तो पूरी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। एटम का पता, मतलब एटम के अंदर ऐसा क्या है भाई। सब अपन ने सुना है कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी मैटर का। अब वो एटम भी क्या किसी से मिलकर के बना हुआ है? क्या उसको तोड़ने पर भी हमें कुछ मिलेगा, उसके अंदर हमें कुछ मिलेगा? तो उसके लिए जिन साइंटिस्ट ने जो जो थ्योरीज दी है, फिर क्या वो गलत हुई है या वो सही है, क्या वो अभी करंट सिचुएशन में वो कंसिडरेबल है या नहीं है, हम लोग यहाँ पर आज उनकी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सर ने कहा कि थ्योरी दी है और वो गलत है या सही है, तो आपको एक बात, हम लोग बात भले करते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि H2O है, हमने क्या एटम देखा है, हमने क्या लिटिल
क्लियरली एटम को देख रखा है? नहीं, हमने ऐसे देख नहीं रखा है अपनी आंखों से कि एटम को देख रखा हो। हमने एटम को, हमने उसके 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 होने का पता लगाया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि यार इस तरह से लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से लगता है ऐसा होना चाहिए। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पे जो आउटपुट आता है उसके बेसिस पे हम ये बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि ऐसा आउटपुट आने के लिए ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना करते हैं। और इस तरह से हमारी थियरी, जितने ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं उतना ज्यादा रिफाइनमेंट हमारी सोच में आने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं कि ये सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं एटम से बनी हुई है, पर ये एटम शब्द कहां से आया इसकी भी बात करेंगे। एटम शब्द कहां से आया और कैसे हमें पता चला कि एटम से बात आई। तो इंडिया में भी कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए या फिर बाहर भी, हर जगह, मतलब एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी लगती है। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों जब भी मैं कोई चीज पढ़ता हूँ कि बढ़िया फिलोसोफर कब हुए, चाहे मैं बात करूं कि भैया बढ़िया साइंस कब डेवलप हो रही थी, हर चीज हर जगह पता नहीं क्या था, उस जमाने की खास बात थी। सब 600 बीसी के आसपास हो रहा था भाई साहब, सब 600 बीसी के आसपास, चाहे इंडिया में हो, चाहे रोम में हो या यूरोप में हो रहा हो या कहीं भी हो रहा हो, सारा का सारा ज्ञान पता नहीं कहां से। ये मेरे लिए बड़ी मिस्ट्री वाली बात लगती है मुझे। सब सब सारे ज्ञानियों की जो चर्चाएं है ना, जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब 600 बीसी के आसपास पता अचानक से वहां से हमारा दिमाग, या फिर वहां से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। हो सकता है ऐसा हो कि हमने वहां से चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया हो। इसलिए इंडिया में हमारे एक आप सबने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी किताब में, ऋषि कनाद के बारे में, जिन्होंने पहली बार परमाणु शब्द का उपयोग किया था और कहा था कि ये जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है। और इस तरह की सेम बात कहीं और कोई और भी कर रहा था, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या कहा सर डेमोक्रिटस ने? सर डेमोक्रिटस ने यही बोला सर कि ऐसा मैटर जो होती है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो किसी एक ऐसे पार्टिकल से बना होता है जो इनडिविजिबल होता है, जिसको फर्दर आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। और इन्होंने जो नाम दिया सर, वो इन्होंने नाम दिया एटॉम्स, एटोमोस, जिसको ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने इसका नाम कुछ इस तरीके से दिया जो बाद में चेंज हुआ। धीरे धीरे करके एटोमॉस ही, ऑब्वियसली सब ग्रीक वर्ड है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एटोमॉस से ही एटम बन के तैयार हुआ। और यही बात हम यहाँ पे परमाणु बोल रहे थे ऋषि कनाद, जैसा कि समता ने भी बताया कि ऋषि कनाद ने ये बात बताई थी, कनाद ने ये बात बताई थी हमें, महर्षि कनाद। ऋषि कनाद, शायद मैंने छोटा सा उनके लिए उपाधि इस्तेमाल की, उसने मुझे बोला ऋषि नहीं बे, महर्षि लिखो। महर्षि कनाद ने बताई थी एटम से ये बना हुआ था। लेकिन ये इन्होंने ये बात जो कही थी कि सबसे छोटा चीज ये है, पर उससे पहले या उसके आसपास या उनके समय में बाकी लोग क्या कह रहे थे, बाकी लोग क्या कह रहे थे अलग अलग जगहों पर। महर्षि कनाद के समय बाकी लोग क्या कह रहे थे, या डेमोक्रिटस के समय बाकी लोग क्या कह रहे थे, उनकी बात की जाए तो उनमें एरिस्टोटल एक जैसा बात करें। एरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, जिनको हम लोग इंडियंस अरस्तु भी बोल देते हैं। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो हमारी किताबों में अरस्तु लिखा हुआ करता था। अरस्तु एक दार्शनिक हुआ करते थे। पर एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल बोलना हमारे मुंह में, हमारे जवान जीभ लपलपा जाती थी हमारी, जैसे हमने कोई च्युइंगम कौन सा आता है वो खाया हो। तो इसलिए मैं एरिस्टोटल नहीं, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ, जैसे कि पहले मुझे बचपन में स्कूल में पढ़ता, सिकंदर आया, भारत आया, सिकंदर आया। और जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा पता चला अलेक्जेंडर आया, हमने कहा सिकंदर भी आया था, अलेक्जेंडर भी आया था। बाद में चला सिकंदर और अलेक्जेंडर सेम बात थी। सिमिलरली सुकरात के लिए, सुकरात जो थे वो जिनको जहर का प्याला पिलाया गया था, जो हमने कहानी सुनी है, उनका नाम सोक्रेटिस था। तो ऑब्वियसली सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सारे के सारे एक ही लीनेज कह लो, ये मतलब दार्शनिकता की लीनेज है। मतलब ये सब एक ही लाइन ऑफ थॉट, सब गुरु शिष्य वाली प्रणाली में आ रहे थे। तो एरिस्टोटल ने कहा था ये जो 4 एलिमेंट दिए, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, फायर एंड, और यही सेम चीज हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात कर रहे थे कि दुनिया जो बनी है वो किन चीजों से बनी है। तो ये जो इन्होंने ये क्या सिंबल है, इनको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि अर्थ, एयर, वाटर क्या है। तो पहले के जमाने में जब लोगों ने सोचा कि दुनिया कैसे बनी हुई है, तो वो इतना ज्यादा तोड़ के नहीं बना पाए, पर उन्होंने आसपास देखा, उन्होंने कहा डिफरेंट तरह की चीजें उनको दिखाई दी। उनको सॉलिड दिखाई दिया, उनको सॉलिड चीजें दिखाई दी गई। सॉलिड जो चीज दिखाई गई, अब सॉलिड शब्द तो था नहीं उस जमाने में,
सॉलिड शब्द आया ही नहीं था, सॉलिड तो पहली बार, हाँ ये दिख रहा था, पर हमें ये पता था कि जो हमारी धरती है, जो हमारा जमीन है, वो बिल्कुल सॉलिड जैसी है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे आपने मैटर्स के बेसिक मैटर्स पढ़ेंगे, सब कुछ सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में, तो सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन अर्थ है। एक्चुअली सॉलिड अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ, अर्थ का मतलब लिटरली अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब है सॉलिड, सॉलिड। उसी तरह से लिक्विड, जैसे हमने बाद में कि हमें मल्टीपल लिक्विड्स मिले, तो हमारे पास सबसे फ्रीक्वेंटली अवेलेबल लिक्विड कौन सा था? सबसे फ्रीक्वेंटली अवेलेबल लिक्विड वाटर था, तो हमने वाटर कह दिया। और जो हमें गैस, जैसे हवा चल रही थी, वही हमारी गैस थी। आजकल हम लोग गैस नॉर्मल बात करते हैं, तो आज के केमिस्ट्री के मास्टर जी से पूछे तो कहेंगे बेसिक एलिमेंट जो है वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उन्होंने उसी चीज को कहा अर्थ, एयर एंड वाटर। और उन्होंने जैसे कहा कि कोई भी निर्जीव चीज जो है, निर्जीव चीज में, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकली और अपने 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 उसको बताने की कोशिश कर, निर्जीव चीजों में सर अर्थ, हवा और पानी हो सकता है। आग निर्जीवता नहीं है, आग सजीवता है, सजीवता है, मतलब हमारी जिंदगी, आग, आग में मतलब एनर्जी है। तो निर्जीव घर जो है वो भकम है। तो आपको पता है कि आपके बचपन में आपके घर को हिंदी में क्या कहते हैं? घर को आपको बताइए, कि हिंदी टेस्ट कर लेते, आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, घर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये मेरा घर है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घर तो थोड़ा एक्चुअली तत्सम टाइप का तद्भव है एक्चुअली। जो असली घर का घर, जैसे राजा का महल होता था, तो मकान होता है। मकान में तो साला वो भी लगा है, जो बिंदी लगी है वो हम लोग थी जहाँ, वो बिंदी हमारे यार नीचे। राष्ट्रपति भवन, भवन। तो जो भवन कहते थे, भवन इसलिए उसे कहा जाता था सर, क्योंकि भवन जो है वो एक निर्जीवता का निर्जीव चीज है। और वो किससे निर्जीव चीज है, किससे बनी है सर? निर्जीव चीजें बनी है, अर्थ, एयर, वाटर। तो भा से भूमि था सर, वा से वायु, और ना से नीर था। तो ये भवन से पूरी निर्जीवता, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब भवन कहलाई जाती थी, क्योंकि इसका निर्माण भवन से हुआ है। तो ये 3 निर्जीव चीजें हैं हमारे पास, भूमि, जिन्होंने मिलके घर बनाया, जिन्होंने मिलके घर बनाया है, भवन है। अब उसके अंदर हम और आप जैसे एनर्जी वाले लोग जाते हैं, तो एनर्जी जो है, एनर्जी, जीवंतता, एनर्जी, उसको हम फायर से रिप्रेजेंट करते थे, फायर से रिप्रेजेंट करते थे। एनर्जी फायर है, क्योंकि लिविंगनेस में भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड टेबल? The difference between me and table is that I have energy also. I am also the same kind of material. There are some air inside. हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, एयर का खेल है, खून बह रहा है, पानी का खेल है, हड्डियां हैं, सॉलिड है। इन तीनों से बना हूं, पर मेरे अंदर एनर्जी भी है, एनर्जी भी है। ये सोच थी उस जमाने की कि इन 4 तरह की चीजों से मिलकर दुनिया का हर चीज निर्माण हुआ है। पर उस जमाने में एक और ज्ञानी बच्चा आया, उसने कहा कि सर खाली जगह भी है हमारे अंदर, खाली जगह भी है। वो इंडिया में ये यूरोप में डेवलप हो रहा था। यूरोप सिर्फ 4 चीजों पे फोकस कर रहा था। इंडिया में एक और बंदे आए, उन्होंने कहा खाली जगह भी तो है हमारे अंदर। क्या हमारे हर जगह कहीं ना कहीं लिक्विड, सॉलिड, गैस या एनर्जी है? कहीं कहीं जगहों के बीच में खालीपन भी होगा। तो उन्होंने एक और चीज इसमें ऐड कर दी, खालीपन का रिप्रेजेंटेशन था स्पेस का, वो था आकाश। आकाश कर दिया। तो उन्होंने कहा कि 5 तत्व जिसे हम कहते हैं वो हो गए। तो हमने उसको कहानी को सुनाया और हमने कहा दुनिया 5 तत्वों ने मिलकर बनाई है। दुनिया किसने बनाई है? 5 तत्वों ने मिलकर बनाई है। इन 5 तत्वों ने मिलकर जो बनाई है, उन 5 तत्वों का नाम था, अब इनने इसको सेट करने की कोशिश की। तो हमने, हमारे भूमि था, वायु था, गगन था, अनल था और नीर था, पानी। तो इनको घुमा घुमा के हमने कई सारे बनाने की कोशिश की। हमारा सबसे सुंदर वर्ड बना भगवान। तो जैसे हमने बोला भगवान, तो हमने कहा दुनिया भगवान ने बनाई है। तो जब वो हम बोलते थे दुनिया भगवान ने बनाई है, तो वो एक्चुअली कह रहे थे कि दुनिया इन 5 चीजों ने मिलकर बनाई है। ये एक फिलॉसफी है जो हिंदुस्तानी इंडियन फिलॉसफी है। और ये बातें जो चल रही है वो अभी तक वही चल रही है, 600 BC वाली। हाँ, तो so somebody don't understand हिंदी here, तो मैं उनको समझाने के लिए बोल देता हूँ, बेटा, what we are trying to say, the whole universe is made of 5 elements. One is gas, liquid, energy, space, and solid. And in Hindi, if you take the first alphabet of every word,
then you'll make it भूमि गगन वायु नल नीर, यानी कि it become भगवान. So this is what I am trying to convince here, but obviously that is not part of our studies. हमें अपनी आगे बात पढ़नी है कि क्या हुआ. तो डेमोक्रेटिस और कनाद, दो लोग ये बोलने लगे कि सबसे छोटा चीज जो है वो है एटम. एटम है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है. एटम है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है. तो एटम उससे छोटा कुछ भी नहीं है. तो फिर उसका थोड़ी सी बड़ा, थोड़ा, अब काफी समय बीत गया. आप देखिए 600 BC से 1803 पे आ गए हम. यानी लगभग 2400 साल बीत चुके हैं. 2400 साल बीत चुके हैं. अभी भी हम कोई बड़े निष्कर्ष पे, कोई बड़ा ज्ञान नहीं मिला हमें, कोई बड़ा ज्ञान नहीं मिला. अभी भी हम क्या कह रहे हैं? एटम्स आर इनडिविजिबल. हमारे पास है सेम एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिकल. अच्छा, एक और बात है. हाँ, ये ठीक है. ये सॉरी, हाँ, इनडिविजिबल है एटम. और क्या सर? और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आइडेंटिकल है, मतलब एक ही एलिमेंट के जो बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन के जो भी कार्बन 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 कार्बन. अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि आयरन का टुकड़ा अगर आप ले, हाँ, तो चाहे आयरन का टुकड़ा अमेरिका से उठाएं या आयरन का टुकड़ा कहीं काट के लाएं या कहीं और से मिले, आयरन के अगर जो सबसे छोटा यूनिट है वो एकदम सेम होगा. आयरन कहीं भी मिल जाए, आयरन कहीं भी मिल जाए, उसका सबसे छोटा यूनिट जो होगा, जो जिससे वो चीज बनी है, आयरन बना है, वो सेम होगा. सिमिलरली अगर डायमंड है, कार्बन है, लकड़ी है या लोहा, जो भी है, जितनी भी चीज है, कपूर है या फिर कोई भी चीज है, उसका जो बेसिक टुकड़ा है वो सबका सेम है. उसी का नाम एटम है. अच्छा और सर, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना इसको क्रिएट किया जा सकता है. अच्छा, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. अच्छा, कि हम एटम्स को यूज करते हुए उसका कंपाउंड बना सकते हैं, फिर इस कंपाउंड को तोड़ करके किसी के साथ रिएक्ट करा करके दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं. तो एटम, अगर हमने 4 एटम्स लिए हैं, उनसे हम कितने भी कंपाउंड बना लें, हमें वापस से ही 4 एटम मिलने वाले हैं. ओके. तो सर ने कहा कि जो और भी, जैसे पानी, सर ने एग्जांपल यहाँ पे पानी का ही लिया है, H2O का एग्जांपल लिया है. तो उन्होंने कहा पानी जो है वो फंडामेंटल मटेरियल नहीं है, ये कंपाउंड है. कंपाउंड क्या बनता है? फंडामेंटल जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनके एटम्स जब आपस में किसी पर्टिकुलर रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में जुड़ जाते हैं, तो वो कंपाउंड बनाते हैं. जैसे वाटर में क्या जुड़ता है? वाटर में आपको पता है क्या जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वो जुड़ के बन जाता है. तो ये डाल्टन ने हमारे, अभी तक कोई हम नया आइडिया नहीं आया है. अभी तक आइडिया वही है, ऋषि कनाद वाला और डेमोक्रिटस वाला, वही चल रहा है, पुराना आइडिया चल रहा है कि सबसे फंडामेंटल चीज एटम है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता. पर इसके बाद सर समस्या क्या आई? हम क्यों इनकी थ्योरी को, इनको अब हमने सोचना स्टार्ट किया है 1800 के बाद. यहाँ से सोचना, और ज्यादा पुरानी बात भी है सर, ज्यादा पुरानी बात, 200 सवा 200 साल पुरानी बिल्कुल बात. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ से ये सोचना स्टार्ट हुआ कि यार जब एटम्स को देखा गया कि यार एक एटम का वेट कुछ अलग है, दूसरे एटम का वेट कुछ अलग है, तो यार उनके अंदर भी तो ऐसा कुछ होगा ना कि जिसकी वजह से वेट उनका डिफर कर रहा है. जैसे मैं अपना वेट करूं, सर अपना वेट करें, अलग अलग आएगा. तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वेट जो है वो डिफर कर रहा है. तो वहां से बात आई कि यार ये तो जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट. तो वहां से बात आई कि यार एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं. तो वो डाल्टन की थ्योरी इस बात को नहीं समझा पाई. मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ. हमने क्या किया, हमारे पास एक चीज मिली जिसको हमने नाम दिया कार्बन. ठीक है. अब इसका नाम कार्बन हमने क्यों दिया? क्योंकि इसको जलाने पे आग लग रही थी, ये किसी साथ कुछ रिएक्ट कर जा रहा था. तो हमने जितनी समझा इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मिली, हमने इसकी रीड की कार्बन की, फॉर एग्जाम्पल. फिर हमें एक दूसरा ऐसा ही बिल्कुल दिखता हुआ कार्बन मिला, दूसरा देखता हुआ हमें एक चीज मिली. अब हमने दिखा कि इसकी प्रॉपर्टी भी जितनी है, केमिकल प्रॉपर्टी, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से रिएक्ट करता है वो सेम मिल गई. लेकिन हमने जब इन दोनों को तौला, एक जैसा टुकड़ा लिया, एक जैसा टुकड़ा लिया, जब हमने इनका सेम साइज लिया, सेम शेप लिया, सब कुछ सेम लिया, रिएक्शन करा करा के देखा, दोनों एकदम एक जैसी रिएक्शन कर रहे थे. लेकिन जब तौला इनको, तो इसको जब तौला तो हमने कहा यार इसका वेट आया कम थोड़ा सा और इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा आ गया. इसका वेट कम, इसका वेट ज्यादा आ गया. हमने कहा यार दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, सब कुछ सेम है इनका, तो ये
रिएक्शन भी वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, केमिकली भी सब कुछ एक ही काम कर रहे हैं, पर इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई अंदरूनी डिफरेंस होगा, क्योंकि बाहरी डिफरेंस तो नहीं है। तो हमने इस बात से सोचा कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस ऐसा होता है जो उनके मास को अलग कर देता है, पर उनके बिहेवियर को, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को सेम रखता है। तो मैक्रोस्कोपिक, ये आपको पता है सर, अभी सर से चर्चा हो रही थी, सर ने बताया कि जब हमने आइसोटोप्स इन्हें कहते हैं, जो कार्बन 12 कार्बन 13 की बात है, इन सब की चर्चा, इन सब के बारे में पता हमें बहुत बाद में पता चला। शायद 1920s में somebody got Nobel Prize for discovering somebody, हाँ, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था आइसोटोप्स की खोज के लिए, कि ऐसा होता है कि दिखने में, करने में, केमिकली सब कुछ रिएक्ट सेम कर रहा है, पर फंडामेंटली उनके बीच में एक डिफरेंस है, मास अलग अलग है दोनों का। तो यहाँ पर इनको हमने क्या नाम दिया? आइसोटोप्स। आइसोटोप हमारे पास जो आ गए, ये हमने एक आइसोटोप डिफाइन किया, ये हमारे पास, इसने हमें हिंट दिया, इसने हमें हिंट दिया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते होंगे जिनसे एटम बना है। बाहर से तो वो एटम एकदम सेम लग रहा है, लेकिन अंदरूनी डिफरेंस है जिसने इसके मास को अलग कर दिया है। तो उस डिफरेंस को सोचने के लिए हमने कहा ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, उसके अंदर भी कोई ना कोई कचरा मचा हुआ है, अंदर भी कोई पार्टिकल है, यानी एटम्स। ये बात हमारी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ये कहीं ना कहीं हमारी बात खत्म होने लगी। इनडिविजिबल इन द सेंस, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन, उससे कुछ तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं भैया, उसके अंदर भी कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इसके अंदर होते हैं, यानी कि इनडिविजिबल नहीं है एटम हमारा। तो सर ये क्या है, जे थॉमसन ने कैसे डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी, कैथोड रे ट्यूब से एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने, अपन सर डायरेक्ट कंक्लूजन पे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या कहा कि जे थॉमसन ने बेसिकली अपना एक मॉडल दिया, और उस मॉडल का नाम रख दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, वहां से उन्होंने देखा कि यार कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव चीज इसमें है, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज वाला रे यहां से निकल रही है। तो उस नेगेटिव चार्ज वाली रे को उन्होंने बोल दिया, उसका नाम रख दिया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एनोड रे एक्सपेरिमेंट जिसमें पॉजिटिव रे निकली है, उसका नाम रख दिया उन्होंने प्रोटॉन। तो यहां से निकल चुका है दो चीजें, दो सब एटॉमिक पार्टिकल यहां से आ चुके हैं जे थॉमसन तक, जो कि है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें हैं जो एटम के अंदर है, तो इनको समझाइए कि आप कैसे रखे हुए हैं ये। तो इन्होंने अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल यहां पर दिया, और प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो था। प्लम पुडिंग है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जैसा कि सर वाटरमेलन में अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है वो एंटायरली सिमिलर होता है सारी जगह पर, लेकिन जो बीज होते हैं उसके, वो बीज रैंडमली स्प्रेड होते हैं उसके। तो उसी तरीके से इन्होंने बोल दिया कि यार ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है जिसको ऑरेंज से दिखाया गया है यहाँ पर, ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है जो कि पूरे एटम पर फैली हुई है। बट ये जो नेगेटिव आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो सीड जिसे बोलते हैं वाटरमेलन में जो सीड होते हैं, इनको बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है जो बीच बीच में रैंडमली यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये इतनी सी बात कह करके निकल गए कि यार इलेक्ट्रॉन जो है स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सर ने जो समझाया कि जो डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक जगह से एक प्लेट थी जिसका नाम कैथोड था, सामने एक पॉजिटिव प्लेट थी, यहां से यहां पर वैक्यूम क्रिएट किया, और यहां से यहां कुछ चलता हुआ उनको दिखाई दिया। और जब वो देखा कि वो जो चल रही चीजें हैं वो क्या है, तो उनके जब एनालिसिस की तो उन्होंने देखा कि जो चल रही चीजें हैं उसमें पहली बार उन्होंने इनको क्या पता था क्या चल रहा है, तो उन्होंने इसको नाम रखा कैथोड रेज, क्योंकि उनको लगा चल रहा है तो रे ही चल रही होगी यार, तो दिख तो रहा नहीं चलता, वो पार्टिकल तो निकलते हुए दिख नहीं रहे, दिखा तो था नहीं थी किसी को कैथोड रे। पर जब उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि क्या है ये रे, क्या है क्या, तो उन्होंने देखा कि यार ये लगता है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। इन्होंने देखा कि इसको कंसीडर किया जाता है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की खास बात क्या थी? इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की खास बात ये थी कि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज था।
स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ये निगेटिव चार्ज था। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज था और साथ में ये इनका मास जो था वो हमारे एक्सपेक्टेड एटम के मास से बहुत कम था। एक्सपेक्टेड एटम के मास से बहुत कम था। हमने जो एटम का मास सोचा था कि इतना होना चाहिए, जो होता है, हमने कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमने थ्योरी डेवलप कर रखी थी पर इस एक्सपेरिमेंट में जो चीज निकल के आई है वो एटम से भी छोटी थी, क्योंकि उसका मास एटम से भी छोटा था और उस पर निगेटिव चार्ज था। तो अब इन्होंने सोचा कि इसका ये क्या निकल के आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है। तो लोगों को दिमाग में ख्याल आते हैं, जो आसपास देखते हैं हम उसी से मैच करने लगते हैं। तो हमें लगा जैसे कि यार ये फूल जो है हमारे पास, उसके अंदर जो बीच में आपने बायोलॉजी पढ़ रखी होगी कि कुछ इंसेक्ट्स आ रहे हैं और वहां से उसके सीड्स को निकाल कर दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं। तो उनको लगा कि यार ये सीड टाइप की चीज है, जो मेरे ख्याल से एटम का पार्ट होगी, सीड्स होंगे, और ये सीड्स ही बाहर छटक छटक के बाहर आ रहे हैं। तो उन्होंने इन सीड्स जैसा सोचा इसके बारे में, इसीलिए सर ने कहा उसको प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, हम लोग तो देसी लोगों में प्लम ना खा पुडिंग खाते नहीं थे, तो हमारे लिए आप प्लम पुडिंग कहते हैं तो हमें लगता है आधी जनता हमारी समझ नहीं पाती, पुडिंग खाई नहीं है किसी ने। तो प्लम पुडिंग की जगह हम लोग कहते हैं कि ये वाटरमेलन जैसा समझ लो भैया। तो उनके लिए प्लम पुडिंग कॉमन बात थी, हमारे लिए तरबूज कॉमन बात है। बचपन में से लड्डू के एग्जांपल से बताया जाता है कि लड्डू में जो इलायची होती है बीच बीच में, तो वो लड्डू का येलो पार्ट तो इन्होंने पॉजिटिव पार्ट बोल दिया, और वो जो इलायची बीच बीच में ब्लैक है उसको इन्होंने बोल दिया नेगेटिव पार्ट है। तो उन्होंने जैसे उस पर निगेटिव चार्ज देखा, उन्होंने कहा इसका मतलब ऐसा होगा, क्योंकि ओवरऑल तो चार्ज दिख नहीं रहता मटेरियल पे, तो इसका ओवरऑल तो न्यूट्रल होगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ा मैसिव चीज है, जो तरबूजा है, बड़ा वाला तरबूज है हमारे पास, वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, उसी के पास सारा मास है, और उसके बीच में छोटे 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 रैंडमली धसे हुए घुसे हुए टाइनी पार्टिकल्स हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स को आज से हमने एक नया नाम दे दिया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन है ये हमारा चार्ज पार्टिकल। तो ये हमने पहला सब एटॉमिक पार्टिकल खोज लिया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिल गया। और पॉजिटिव चार्ज को हमने माना, उसमें पार्टिकल नहीं माना, उसमें माना पॉजिटिवली चार्ज है, और पूरा का पूरा मॉडल यहां पर ऐसे रखा हुआ है। तो यही प्लम पुडिंग मॉडल जो हमारे पास था कि ये एटम्स जो है डिविजिबल है एंड हैव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें आप बोला कि डिविजिबल है, डिविजिबल का क्या मतलब होता है? डिविजिबल का मतलब होता है जिसके भी छोटे पार्ट किए जा सके। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल सकते हैं, इसका मतलब ये अलग आइडेंटिटी है और ये बड़ी चीज एक अलग चीज है। तो यानी ये छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं, तो इससे इन छोटे पार्टिकल्स का नया नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। पर इस मॉडल की सबसे बड़ी समस्या कब आई? जब कौन सा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ सर? उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक है, तो उनको ऐसा लगा कि यार इतना टीनी छोटा सा पार्टिकल है तो वो स्टैटिक कैसे हो सकता है। उसी को सोचते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने उस टाइम पर पोलोनियम लिया था। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उस पोलोनियम से उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है हीलियम 2He4। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब पार्टिकल्स को निकालता है। तो उन्होंने हीलियम का डबली आयोनाइज्ड मतलब 2+। देखो थॉमसन ने क्या बोला कि हमारा जो पूरा का पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इनको ऐसा लगा कि यार मैं पॉजिटिव के ऊपर कुछ पॉजिटिव फेंकता हूं, अगर पूरा पॉजिटिव हुआ तो वो रिटर्न बैक हो जाएगा, पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, और अगर वो पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो जाकर के वहां से पास हो जाएगा। तो ऐसी सोच के साथ में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यहां पर इन्होंने पीबी की स्लिट लगाई ताकि रेज हमारी स्ट्रेट रहे। रेज यहां से गई, इन्होंने यहां पर एक थिन शीट ली गोल्ड फॉइल की कि यार इस गोल्ड फॉइल के जो भी एटम्स हैं, उन एटम्स में से जब भी ये अल्फा पार्टिकल्स, डबली आयोनाइज्ड हीलियम को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, वो जब यहां से पास होंगे, और यहां पर उन्होंने लगाई एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो ZnS जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, जो क्या करती है, इम्प्रिंट्स रखती है अपने पास में, कि जैसे ही कोई पार्टिकल यहां से ऐसे निकलेगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहां से जो पार्टिकल गया क्या वो यहां पे प्रिंट हुआ,
या वो यहां पर प्रिंट हुआ, या वो यहां पर प्रिंट हुआ, या वो हुआ ही नहीं। तो ये जब इसको जब मैं एनलार्ज पिक्चर करता हूं इसकी, तो वो एनलार्ज पिक्चर को जिस तरीके से दिखती है कि यहां पर अगर ये गोल्ड का एटम है और यहां से रेज जा रही है, तो वो रेज सीधी निकल जा रही है। वो ये रेज है, मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो सीधी की सीधी यहाँ पर ZNS स्क्रीन पर निकल जा रही है। इसका मतलब उसने सोचा, ये तो ऑब्जर्वेशन था उसका। ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, सीधे बिना कहीं रुके हुए। मतलब की बात अभी करेंगे क्योंकि कंक्लूजन पे भी पहुंचे नहीं है। पहले ऑब्जर्वेशन आते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन आते हैं, फिर कंक्लूजन निकलता है वहां से। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लो एंगल्स पर डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो लो एंगल्स पर डेविएट हो गए, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े से हाई एंगल पर डेविएट हुए, और 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ऐसा था जो वापस 180 डिग्री पर वापस आया। तो उसने यहां से कंक्लूजन किया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये रहे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट निकल गए हैं, एटम को खाली चीरते हुए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि लो एंगल्स पर डेविएट हुए हैं, बहुत कम ऐसे पार्टिकल हैं जो हाई एंगल पर डेविएट हुए हैं, और 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ऐसे हैं जो 180 डिग्री पर रिटर्न बैक किए हैं। इट मींस उसने यहां से कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन ये दिया कि यार यहां बीच में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से पार्टिकल यहां पर क्या हो रहे हैं, जो ये अल्फा रेज है ये डेविएट हो रही है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि ये जो पूरा एटम का एंटायर मास है वो पूरा का पूरा मास यहां सेंटर में है, और इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में पूरा का पूरा इसका मास है और पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो पूरे एटम का मास को रखता है। दूसरी बात कि यार अगर ये ऐसा सीधा का सीधा निकल जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर अगर यहां पर कुछ पॉजिटिव पार्ट होता प्लम पुडिंग मॉडल के जैसे, तो फिर वापस से टकरा के आ जाता या फिर यहीं से डेविएट हो जाता। बट ये इस तरीके से निकल गए सारी मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज। इसका मतलब उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का है वो वेकेंट है। और कितना पार्ट एटम का वेकेंट है, 10 की पावर 15 टाइम्स पार्ट जो है, यानी कि ये इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10 की पावर 15 टाइम्स है। मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा एटम, लगभग पूरा का पूरा एटम क्या है, खाली है। तो ये दो यहां से कंक्लूजन इन्होंने दिए कि यार जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है या मास जिसको हम बोल रहे हैं वो कहां पर है, सेंटर में है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। दूसरा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम जो है वो क्या है, वैकेंट है। फिर सर कहानी है कि इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरा का पूरा प्रोटॉन और न्यूक्लियस को ढूंढने के लिए था। तो इनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये सिंपल सी बात बोलकर निकल गए कि इलेक्ट्रॉन जो है यार इसके आसपास कहीं घूम रहा हो। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इन्होंने ये नहीं बोला फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है या कहाँ घूम रहा है। फिर वहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो आप ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ने बताया। बिल्कुल। तो सर ने कितने बढ़िया तरीके से आपको ये बात समझाई कि अगर आपको पता करना है कि क्या भाई प्लम पुडिंग मॉडल सही है कि नहीं है, तो प्लम पुडिंग मॉडल तो यही कह रहा था ना कि जो हमारा मटेरियल है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको एटम नाम है वो बड़ा सा मास है पॉजिटिवली चार्ज और उसमें टाइनी पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भैया अगर तुमने मान लो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता और ये आपको तो दिख नहीं रहा है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आपको पता नहीं है कि आपको पता लगाना है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, यहाँ ग्लास है भी कि नहीं है पता लगाना है। तो आपने बहुत सारे बॉल फेंकी मेरी तरफ, बॉल अगर ये सच में सॉलिड होता, पूरी तरह से भरा हुआ होता तो सारी बॉल लौट जाती। पर आपने देखा, आपने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द बॉल सीधे जाके एनएमएस सर को लग गई। तो एनएमएस सर को जब लग गई बॉल, इसका मतलब है जगह होगी तभी तो गया होगा। तो इस बेसिस पर इन्होंने कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वैकेंट है। सर ने बताया कि लगभग 1/10⁻15 पार्ट में कंसंट्रेटेड है मास और पॉजिटिवली चार्ज, और निगेटिव चार्ज तो मिल चुके थे। तो डेफिनेटली ये जो कंसंट्रेटेड पार्ट होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और इन्होंने इस मॉडल को बिल्कुल अपने अर्थ के मॉडल से, ग्रेविटेशन के मॉडल से मैच करता हुआ दिखा दिया, और मजा भी आया इनको कि इस समय तक हीलियोसेंट्रिक मॉडल आ चुका था। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द
स्मॉल पोजीशन जिसका नाम न्यूक्लियस रखा, और इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सम ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, जैसे तुम्हारी अर्थ घूम रही है, जैसे तुम्हारा जुपिटर घूम रहा है सन के चारों तरफ, वैसे ये भी घूम रहे होंगे। तो उन्होंने उसी बड़े मॉडल को इस मॉडल में जब कहा तो ये ऑब्वियसली लोगों को बहुत बढ़िया लगा ये मॉडल। द रीजन, क्योंकि एक तो पहली बात ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हो गया, और हमें हर वो चीज बढ़िया लगती है जो हमें पुरानी चीजों से मैच, हमारे नॉलेज से मैच करती हुई होती है। अगर कोई आपको कोई बताए कि कोई कोई एक्सप्लेन करे आपको कि ऐसा होता है, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे लेकिन जब वो एग्जाम्पल देखा, देखो तुम यहाँ पे ये करो ऐसा हो जाएगा, तो आपको लगा हाँ यार बात तो इसकी सही है, हर जगह फिट हो रही है। तो एग्जाम्पल से हम जब मैच कराते हैं चीजों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा जो बड़ा मॉडल था अर्थ का, सन अर्थ का, वही मॉडल यहां पर काम कर गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन्होंने कहा रदरफोर्ड मॉडल सक्सेसफुल रहा कि भैया घूम रहा है। लेकिन सर ने बताया कि उसमें समस्या आई। समस्या जो आई वो कहां से आई? वो कहां से आई? क्योंकि उससे पहले ये हमारे, उससे पहले नहीं, उसके उस समय हमारे पास जब हमें पता चल गया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका रीजन जो होता है वो होता है एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक रीजन, ये सबसे पहला सवाल था। एक्सिलरेटेड अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो वो अपने से फोटॉन्स निकालता है। फोटॉन्स निकालता है, तो अगर वो फोटॉन्स निकाल रहा है मतलब एनर्जी निकाल रहा है। एनर्जी निकाल रहा है तो इस एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल की एनर्जी अगर कोई चीज निकालेगी तो एनर्जी तो उसकी कम होती जाएगी। तो अगर इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो ये धीरे धीरे इसका रेडियस छोटा होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम होती जाएगी तो इसकी ताकत कम हो रही है, तो धीरे धीरे ढीला पड़ रहा होगा, धीरे धीरे स्लो होता जा रहा होगा चार्ज पार्टिकल। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं था, पर चार्ज में तो ऐसा रूल था भाई। चार्ज का तो हम पढ़ चुके थे कि मैक्सवेल बता चुके थे कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है और ये चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसको गिर जाना चाहिए, इसके अंदर आकर, इसके अंदर आके गिर जाना चाहिए। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि गिरा क्यों नहीं ये बताओ। इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था कि क्या बकवास कर, इतना बढ़िया मॉडल दिया, एकदम मैच कर रहा, तुम जबरदस्ती एनर्जी की खर्च करता नहीं करता होगा, तुम गलत पढ़ा रहे होगे, तुम्हारी फिजिक्स में गलत पढ़ाते होंगे, हमारी फिजिक्स में तो यही चल रहा है भैया, नहीं करता है, नहीं करता है। उन्होंने कहा नहीं करता। उसने कहा, फिर कई बार ऐसे रैंडम बातें भी की लोगों ने, उन्हें करता तो है लेकिन बहुत बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, अभी तक किया नहीं, हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं मिले हैं। तो ऐसे बहुत रैंडम बातें हुई, पर वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है, जो कि यहां पर ये दिखाया गया। वाई इलेक्ट्रॉन ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे, ये हमें समझ नहीं आया। ये पहला रीजन था। ये रीजन पे इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, इतनी ज्यादा इंप्रेसाइज नहीं किया लोगों ने, कहा ठीक है नहीं कर रहा है यार, कुछ होगा रीजन, कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा कि नहीं कर रहा है एनर्जी रिलीज, चलने दो यार, इतना परेशान मत हो, गुस्सा मत करो, नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमें सन से मिलने वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहली बात तो हमने आना चाहिए स्पेक्ट्रम क्या चीज है। सन से रेडिएशन आ रहा है, सन से आने वाले रेडिएशन को हमने ऑब्जर्व किया कि उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ आ रही है। तो पहले अच्छा एक बात बताइए, तो इन्होंने कहा कि इसमें, इन्होंने कहा था, इसमें हम लोगों ने यहां तक मॉडल समझ लिया था, और हमने ये भी समझ लिया था कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी रेडियस बदलेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और वही एनर्जी को हमने कहा कि फोटोन है, वही एनर्जी को हमने कहा फोटोन है। इनके हिसाब से मनचाही रेडियस में घूम रहा था, मस्त घूम रहा था, जिस रेडियस में चाहे उस रेडियस में घूमे, तो जिस रेडियस में ट्रांजिशन करेगा उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेगा, यानी हर पॉसिबिलिटी है। जब रेडियस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मेरी बात समझिएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द रेडियस। पहली बात, ज्यादा बड़ी रेडियस होगी, हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। रेडियस रदरफोर्ड के हिसाब से, मुझे नहीं पता किस रेडियस में घूम रहा है, किसी भी रेडियस में घूम सकता है, रदरफोर्ड ने ये कहा था। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेडियस में घूमेगा तो अलग अलग एनर्जी होगी। तो अगर वो रेडियस कभी बदलेगा, बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस पे आएगा, तो उसकी एनर्जी लूज होगी, वही फोटोन निकलेगा। हमें लगता था कि सन के अंदर हाइड्रोजन के जो एटम है वही रेडियस बदल रहे हैं,
और वो जो रेडियस बदल रहे हैं उससे हमारे पास फोटोन आ रहे हैं। तो वो मनचाही रेडियस बदल सकते हैं, कोई रूल तो है नहीं रेडियस बदलने का, तो मनचाहा फोटोन निकालेंगे। तो अगर बहुत सारे हैं तो इसका मतलब है हर संभावनाएं हो रही होंगी, तो हम जब रेडिएशन को रीड करेंगे तो हर तरह के फोटोन मिलने चाहिए। तो हर तरह के फोटोन जब हमें मिलने चाहिए हमने सोचा, लेकिन जब हमने उन फोटॉन्स को देखा और उनके बारे में ऑब्जर्वेशन की तो हमने देखा यार ये क्या हो रहा है यार, कुछ स्पेसिफिक तरह के फोटोन ही मिल रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर फोटोन ही मिल रहे हैं इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, सब तरह के फोटोन तो मिल ही नहीं रहे हैं। हम इनके हिसाब से तो जिस भी रेडियस में घूम सकता था तो हर तरह के फोटोन मिलने चाहिए, पर यहाँ तो फोटोन कुछ स्पेसिफिक मिल रहे हैं। दिमाग खराब लोगों का कि फोटोन ये स्पेसिफिक क्यों मिल रहा है, क्यों ऐसा चूजी है हाइड्रोजन कि मैं अपनी रेडियस ऐसे करूंगा, ये क्या रीजन है भैया। इलेक्ट्रॉन का मॉडल ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इनका मेन लिमिटेशन था, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इसको तो डिनाई नहीं किया सकता। ये क्यों नहीं कर रहा है, देखिए हमेशा साइंस इस चीज का रीजन ढूंढती है कि क्यों कर रहा है। साइंस इस चीज पे अगर कोई बोल रहा है कि ये क्यों नहीं कर रहा है तो हो सकता है कोई रीजन हो, नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, पर कोई चीज कुछ कर रही है और तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, तब साइंस कहती है तब तुम्हारी बात पे नहीं मानूंगी। तो साइंस को ने इनके इस बात पर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मिल रहा था वो चूजी क्यों है, व्हाई द हेल हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सम पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ओनली, व्हाई दे आर नॉट गिविंग ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, बिकॉज ये देना चाहिए था रैंडमनेस के हिसाब से, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ये समझाओ। रदरफोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का नहीं है। अब यहां पर द मोस्ट इंटेलिजेंट फर्स्ट नेम वाला आदमी आया, जिसने एक 3D मॉडल दिया, पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक 3D मॉडल दिया एटम के रिगार्डिंग कि एटम एक्चुअली में है क्या। तो इसने वही बात को वापस दोहराया, वो जो एक बात कंटिन्यूस चलती आ रही थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने बोला था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस कहलाता है और उसको सेंटर पे रखा गया है। इन्होंने भी वही बात बोली है, बोर जी ने भी, कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो तो रखा हुआ है न्यूक्लियस यानी कि सेंटर पर। तो वो वाली बात तो इनकी सेम है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने कुछ अलग ही बात बोली। उसकी कहानी जरा। हाँ, नील बोर भी उस जमाने में, नील बोर एक बहुत ही, आपको नाम से भी दिख रहा है इंटेलिजेंट, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट नेम इंटेलिजेंट आदमियों का नील ही होता है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया सर का नाम भी नील बड़ी तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि नील बोर या उस जमाने के सारे लोगों को रदरफोर्ड मॉडल सक्सेसफुल था, सुपर सक्सेसफुल था, पर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने मौत ला दी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कि क्यों, मैं ढूंढ के बता दूं तो मजा ही आ जाएगा, पूरा ब्रेक थ्रू मेरे पास हो जाएगा। नील व्हील ऐसे बहुत सारे और भी थे जो सोच रहे थे कि भैया क्या है रीजन। पर अच्छे मित्र बनाना, पर देखिए हमेशा एक बात होती है ना, लोग माँ बाप कहते हैं संगत का असर बहुत बढ़िया होता है। संगत को हमेशा कहते हैं पढ़े लिखे दोस्तों, ऐसे दो लड़कों से दोस्ती मत करो, ऐसे लड़कियों से दोस्ती मत करो जो टाइम बर्बाद करते हैं क्लास में, फालतू चीजें करते हैं इधर उधर, वो उनसे दोस्ती करो जो बढ़िया पढ़ने में अच्छे हैं। तो नील बोर के दोस्त बहुत बढ़िया थे। नील बोर के एक दोस्त थे जिनका नाम था बाल्मर, बामर जिनका नाम था, एल साइलेंट है बामर एक दोस्त था, ये मैथमेटिशियन था, ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिशियन था, नंबर्स में खेलने वाला आदमी। नील बोर के पास कोई रीजन नहीं था कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, तो नील बोर अपने दोस्त के पास, बामर के पास, वो वेवलेंथ का चट्टा लेके गए कि ये काहे, कौन सी वेवलेंथ है बे, इनमें कोई रिलेशन निकालो। तो बामर ने एक पर्टिकुलर जो कुछ वेवलेंथ थी एक साथ जो दिख रही थी उनको, उसको बामर को, उस बामर ने क्या किया, उसने कहा कि इससे कई बार नहीं होता आपसे कि कोई नंबर दिए, जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया फॉर एग्जाम्पल 4, 10, 18, 28, मैंने कहा कोई रिलेशन दिखाओ, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है तुम्हें कोई, तो आपने कहा हाँ सर पैटर्न दिख गया होगा आप सभी को कि सर यहाँ से 6 का डिफरेंस है, यहाँ से 8 का डिफरेंस है, यहाँ से 10 का डिफरेंस है, अगला नंबर आपने तुरंत बता दिया कि सर 40 होगा क्योंकि 12 का डिफरेंस होगा। तो यू गॉट दिस लॉजिक। तो इसी तरह से बामर के पास जब नील लेके गए कि भैया मेरे दोस्त कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन बताओ, तो बामर ने रिलेशन दे दिया एक ऐसा कि जो नंबर तुम लेके आए हो वेवलेंथ, ये सब कांस्टेंट इनटू 1/4 माइनस 1/n² है। n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 रखो, तुम्हारी ये सारी वेवलेंथ जो तुम दिखा रहे हो ये सब इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब उनको मिल गया कि ये इसको मैथमेटिकली तो सेटिस्फाई कर रही है नील को। नील बोर ने पीछे किया कि इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीछे गए एक जगह जाके ये फंस गए। MVR इज इक्वल टू NH/2π आ गया, इनका ये आ गया कि अगर ये रिलेशन होना है तो ये रिलेशन होना पड़ेगा, ये रिलेशन होना है तो ये तो है ही है,
ये तो परम सत्य है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल चुका है। तो ये अगर सत्य है तो ये होगा तभी ये हो सकता है। तो ये अपना एक नया कहानी लेके आ गए मार्केट में, जो पहली बार और उस जमाने से पहले जब ये नील बोर लेके आ रहे थे मार्केट में कहानी, उस जमाने में आइंस्टाइन बाबा क्वांटम थ्योरी और मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन जो थे वो क्वांटम फिजिक्स की बकैती कर रहे थे, क्वांटम क्वांटम कर रहे थे, क्वांटम मिनिमम वैल्यू। तो उन्होंने इस बात में बोला कि ये इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम तो एंगुलर मोमेंटम था। उन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2π का मल्टीपल होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमने बोला था 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीपल होगा, वैसे ही ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2π का मल्टीपल होगा। और इस लोगों ने पूछा क्यों होगा, उन्हें क्यों होगा, तुम बताओ पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीपल क्यों होगा? अरे होगा। उन्होंने कहा ये मिनिमम वैल्यू है, भगवान ने बनाई है, हम थोड़ी कर सकते, हम पहुंच चुके हैं, भगवान ने क्या सोचा था। इन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा एंगुलर मोमेंटम h/2π हो सकता है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और इसके बेसिस पे इससे प्रूव करो, ये मिनिमम वैल्यू भगवान ने डिसाइड की है, ये रूल है। तो ये रूल को जब लोगों ने लगाया उनका सारे आंसर आ गए, जबकि असली बात ये थी कि आंसर से ही रूल आया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आंसर से रूल आया, पर बाद में बामर को इज्जत देने के लिए उन्होंने जो ऊपर से 2 में गिरने वाले इलेक्ट्रॉन थे उस सीरीज का नाम बामर दे दिया। कभी आपने सुना बामर नाम ये आया है? ये सब बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पुपुन, ये सब जो नाम है ये लोग कौन है? ये कहीं दिखते तो है नहीं। तो बामर मैथमेटिशियन थे एक्चुअली। तो ये पूरी कहानी थी सर, ये पूरी की पूरी कहानी थी। कई बार हमें आंसर पता चल जाता है, आंसर पता चल जाता है तो हम थ्योरी बना लेते हैं अपनी। हमने कहा ऐसा होता है यार, ऐसा थ्योरी बना, तो वही काम किया, आंसर पता चल गया, उसके बाद थ्योरी बना ली इन्होंने। आंसर पता चल गया, थ्योरी बना ली। और यहीं से सर इन्होंने रेडियस, एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी, हर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी, सबके फॉर्मूले दे डाले। इंटरेस्टिंग बात ये है, मतलब थोड़ी दुख भरी बात, कि इन्होंने किसके लिए सब काम किया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला, उसके लिए अपनी थ्योरी बनाई, और इनका मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही सही है। तो आप समझ गए, आपने कभी एक आंसर देख के अपनी थ्योरी बनाई और आपने कहा कि सही है, देखो सर मेरा आंसर आ गया, मैं तो क्लास में टॉपर हूं, मेरा आंसर मैच कर रहा है, देखो सर मैंने सॉल्व करी, इसके लिए मैंने ये थ्योरी लगाई है। पर वो थ्योरी, जो फर्जी थ्योरी आपने लगाई थी, वो फर्जी थ्योरी जो है वो सिर्फ उसी सवाल के लिए सही थी जिस सवाल में आपने किया कि फर्जी है थ्योरी, तो थ्योरी फर्जी है आपकी। तो इनका भी मॉडल जो था वो सिर्फ उसी के लिए वैलिड था। पर हाँ, इट गिव्स अ न्यू डायमेंशन ऑफ थिंकिंग, जिसने इनके एक्सटेंशन से सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करती है। पर बोर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, नील बोर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मैं ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ वो फैक्चुअल्स हैं, पर फैक्चुअल्स के साथ थोड़ी नमक मिर्ची लगा के बोल रहा था। तो इनकी ऐसा नहीं बेवकूफ आदमी थे ये, पर ये जो कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था फंडामेंटली। जिसके बाद इनको सपोर्ट करने आ गए थे इनके मित्र, वो आइंस्टाइन के दुश्मन हुआ करते थे, डी ब्रॉय। डी ब्रॉय ने कहा डी ब्रॉय है क्या? हाँ, ये तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वही जो एनर्जी बामर सीरीज, ये बामर का नाम है, देखिए बामर सीरीज जो, ये बामर का नाम है। अगले, हाँ अभी, हाँ ये अभी चल रही है सर, ठीक है। ये मॉडर्न, उस समय क्या हुआ था कि जब लाइट को प्रूव किया जा चुका था वेव है, अब आइंस्टाइन आए कि नहीं भैया वेव नहीं, पार्टिकल भी है, फोटोन है, इसका मोमेंटम है। किसके मोमेंटम? हमने पूछा, उसने कहा फोटोन क्या, फोटोन क्या, फोटोन कुछ नहीं होता। यानी उन्होंने कहा कि एक एनर्जी, एक नाम होने वाली चीज का मोमेंटम बता दिया था, और वेव को वेव के मोमेंटम बता दिया था, और मोमेंटम की वैल्यू उन्होंने दे दी थी h/λ। ये बात बहुत सारे साइंटिस्टों को हजम नहीं हो रही थी आइंस्टाइन की इस बात को, कि तुमने समझाने के लिए कोई कहानी, तुम भी बोर जैसी कहानी लेके आए हो यार, कुछ भी समझाने के लिए कुछ भी बोल दियो कि पार्टिकल है नहीं, उसका मोमेंटम है। मोमेंटम तो अभी तक हमने न्यूटन में पढ़ा था कि मोमेंटम तो सिर्फ पार्टिकल के पास होता है, जो m मास का v वेलोसिटी चलता है उसका मोमेंटम होता है, तुम वेव क्या मोमेंटम कर रहे हो? तो लोग, लेकिन आइंस्टाइन की बात को इज्जत थी, आइंस्टाइन की बात को माना गया। तो डी ब्रॉय ने कहा ठीक है, फिर हमारा पार्टिकल जो चल रहा है ना, मास जो पार्टिकल चलेगा, ये भी वेव है। लोगों ने कहा ये कैसे वेव है, तो पार्टिकल है, दिख रहा है मुझे। उन्होंने कहा नहीं वेव है। उन्होंने कहा तुम्हारा वेव भी तो पार्टिकल है। तो देखो मोमेंटम प्रूव हो रहा है, हमारा भी वेव है, पार्टिकल। हमने कहा वेव है अगर ये, तो वेवलेंथ बताओ। उसने कहा तुमने मोमेंटम कितना बताया था? मैंने कहा h/λ। तो उसने कहा मेरा लैम्डा h/p। लो घर जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा लैम्डा h/p, लो हम भी बता रहे हैं। तो डी ब्रॉय लड़ पड़े उल्टा। अब डी ब्रॉय की इस बात लैम्डा बराबर h/p जब हुई,
तो यहां पर पहली बार यहां पर कहानी आई। अब उधर आइंस्टाइन ने लगता है नील बोर और डी ब्रॉय दोस्त थे, ये भी दोस्त थे, नील बोर और डी ब्रॉय भी, यही सबसे बड़े क्वांटम फिजिक्स के मेन लोग हैं आज की डेट में, मतलब आज की डेट में मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाले। नील बोर ने क्या किया, नील बोर ने बोला था कि mvr इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, पर वो समझा तो नहीं पा रहे थे कहां से आया। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया लैम्डा इसका है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव है। अब वेव है तो वेव, ये जो रास्ता है वो इतना बड़ा तो हो कि उसकी वेव समा पाए, उसकी वेव समा पाए, उसकी वेव समा पाएगी तो इसका मतलब है इसका रास्ता जो होना चाहिए यहां से यहां तक का, वो उसकी वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे 2 पाई r की वैल्यू, रास्ते की लंबाई एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है, वेव है तो 2 पाई r एन लैम्डा है, और 2 पाई r को उन्होंने लिख दिया NH अपॉन mv मोमेंटम, और mv को उधर ले गए, 2 पाई को उधर ले गए। तो डी ब्रॉय जो प्रूव कर दिया, नील बोर कह रहे बहुत दोस्त है यार तुम तो मेरे, बढ़िया यार तुमने, मैं तो समझा नहीं पा रहा था, लोग पीछे पड़े थे, तुमने उसकी मारने के चक्कर में मेरा सपोर्ट कर दिया, और नील बोर और हाई फाइव किया दोनों ने, डी ब्रॉय ने, और दोनों बन गए दोस्त। और उसके बाद दोनों दो ग्रुप थे पूरे 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 उस जमाने में, 1905 से 40-50 के बीच में दो लोग लड़ाई करने में लगे हुए थे। एक तरफ आइंस्टाइन ग्रुप था, एक बार बोर ग्रुप था, बोर और डी ब्रॉय, ये यंग लोग। हाँ, ये बोर और डी ब्रॉय ये एक तरफ थे और आइंस्टाइन एक तरफ थे। बाद में आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी दी है, और बाद में बोर और डी ब्रॉय क्वांटम करने लगे, हर एक क्वांटम चिपकाने लगे। आइंस्टाइन गुस्सा होने लगे, ये सब लोग सब झूठ बोल रहे हो, तो आइंस्टाइन लड़ते रहे। लेकिन बोर और डी ब्रॉय की रिसर्च और मेहनत जो थी वो रंग लाने लगी, उससे रिजल्ट आने लगे, उनकी बातों में अहमियत आने लगी। पार्टिकल के पास मोमेंटम है, उसका श्रोडिंगर आ गया, श्रोडिंगर आगे आके उन्होंने देखिए ये सवाल यहाँ पे उठा हुआ है, हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर की इलेक्ट्रॉन वेव है, हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट से पास कराया, तो उसने वैसे ही पैटर्न बनाया जैसे लाइट बनाती थी, तो हमें लगा यार इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह स्टैब्लिश होने लगा धीरे धीरे करके, जो कि आज की क्वांटम फिजिक्स में थ्योरी में, जो सर अभी बताएंगे कि ऑर्बिटल में श्रोडिंगर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन क्या प्रोबेबिलिटी कुछ होता है, फाने का फंक्शन, उसका समझाएंगे अभी आप। तो श्रोडिंगर ने ये इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से समझाया कि जो न्यूक्लियस है, हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। इन्होंने बोल दिया वेव, पार्टिकल था तब तक तो हमने, नील्स बोर जी ने बता दिया था कि यार वो फर्स्ट शेल में हो सकता है, सेकंड शेल में हो सकता है, थर्ड शेल में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर श्रोडिंगर जी ने आके इस बात को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड आपको हर एटम में अलग अलग तरीके से दिखेगा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आकर थोड़ी देर के लिए रुक कर जा रहा है, यानी कि अपने फुटप्रिंट्स दे रहा है। उन फुटप्रिंट्स को जब एनलार्ज पिक्चर किया गया तो ये पता चला कि न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा 3D वॉल्यूम होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और उस पार्ट को बोल दिया गया ऑर्बिटल। तो श्रोडिंगर जी के हिसाब से बेसिकली क्या था कि एटम जो है, एटम किससे मिलकर के बना है, एटम बहुत सारी शेल से मिलकर के बना है। अब शेल क्या है कि शेल के अंदर भी, शेल को भी आगे कैटेगराइज किया जा सकता है डिफरेंट सब शेल्स में, जिनको आप लोग पढ़ते हो, जिनको ब्लॉक से भी जानते हैं हम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के सबसे मेन पार्ट है ये 4 पार्ट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये जो सबशेल है, ये सबशेल भी अलग अलग ऑर्बिटल से मिलकर के बनी हुई है। तो सबशेल भी बेसिकली ऑर्बिटल से मिलकर बनी हुई, और ऑर्बिटल को क्या बोला उन्होंने कि यार सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड मैंने सिर्फ ऐसा फुटप्रिंट्स देखे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, थोड़ी देर के लिए वेव आई, तो वो वेव आई तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा, जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला गया। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, ये स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, तो इसको बोल दिया गया कि ये एस सबशेल का एक ऑर्बिटल है। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से दिखता, कुछ इस तरीके से दिखा, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो अबे दिख रहा है, ये एक प्रकार का डंबल शेप है, कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो ये एक प्रकार का डंबल शेप बनाएगा, जो कि क्या है, पी ऑर्बिटल है। तो अब ये यहां से कहानी कहां आ गई कि एग्जैक्टली हम चले कहां से थे कि इलेक्ट्रॉन होता भी है या नहीं होता है, वहां से हम यहां पहुंच चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली में कहां पर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कहां पर न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर होगा। अब ये लोग यहां पर जैसे श्रोडिंगर आए, इन्होंने
एग्जैक्ट डिस्टेंस बताना शुरू कर दिया कि इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। या फिर अगर मैं सपोज मैं इसको बोल दूं कि ये फर्स्ट शेल का एस है, तो क्या अगर हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़े तो क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या जी नहीं मिलेगा। तो ये जो नहीं मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसको फिर इन्होंने नोड बोल दिया, उसको इन्होंने नोड बोल दिया। और ये नोड के क्वेश्चन आपसे 11th 12th में भी पूछे जाते हैं कि यार आप बताइए कि कितने डिस्टेंस पर जाए जहां पर अपन को नोड मिल जाए। तो ये वाली बात जो ऑर्बिटल वाली है, जो अभी तक करंट सिनेरियो में हम चलाते आ रहे हैं, तो सबसे पहले एटम, एटम के अंदर शेल है, शेल किससे बना हुआ है, सबशेल से, और सबशेल भी किससे बने हुए हैं, ऑर्बिटल से। और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन वेव क्या करती है, ऑसिलेट करती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिमिलरली इन्हीं ऑर्बिटल से मिलकर के जो इन्हीं सबशेल से मिलकर के जो पूरी की पूरी बनी है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ये एक प्रकार का सीक्वेंस है जहां से हम चलते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के बाद जब सारे साइंटिस्ट की बातें हमें पता चली, तो वहां से हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे और यहां से हम लोग आगे फर्दर पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन हुआ कि यार पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे छोटा सा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसकी बात करी गई, अभी बहुत सारी देर से हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फ्रैंकली बताएं, जब आप लोग 11th और 12th में जाते हैं तो 11th क्लास में लगभग 80% चैप्टर्स तो केमिस्ट्री के इस इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर रहते हैं, इसी पर डिपेंड करते हैं। और लगभग 50-40% के आसपास जो फिजिक्स है वो भी इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड ही रिवॉल्व करके, और इलेक्ट्रॉन खुद न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जो हमको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी सी बात है। अच्छा, यहां से फिर एक और डिस्कवरी हुई जिसको बोला गया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, कि यार इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, बट एक ऐसा पार्टिकल है जो जेम्स चैडविक ने की, कि जिसको हम इन्होंने बोला कि वो न्यूट्रॉन है। और वो न्यूट्रॉन क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल पार्टिकल है, एक प्रकार का न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में ये रहा न्यूक्लियस बेटा। इस न्यूक्लियस में आपके पास दोनों तरीके के पार्टिकल हैं। एक है पॉजिटिव पार्ट जिसको बोल दिया गया कि ये प्रोटॉन है, और एक है जो न्यूट्रल है जिसका नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। सो बेसिकली कंक्लूजन पर हम आते हैं, वो ये है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिनमें से 2 तो क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे एग्जाम में आने वाली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जब हम पूरा एटम का मास निकालते हैं, मास ऑफ एन एटम की हम बात करते हैं, तो यार देखो एक एटम के मास की बात कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन तीनों के मासेस का सम एटम के मास के बराबर होता है। बट क्योंकि सर ने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, सो हम सिर्फ इन दोनों से ही मास ऑफ एन एटम बताते हैं कि एक एटम का मास किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। और इन्हीं की संख्या पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी हमसे पूछी जाती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सर बात कर रहे थे आइसोटोप के बारे में, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जैसे कि हम कार्बन का एग्जांपल है 6C12, 6C13, 6C14। तो सर ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं ZXA से। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि यहाँ पर Z क्या है, जिसको हम लोग या तो एटॉमिक नंबर बोल दे या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दे। एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के नाम से इसको बता सकते हैं अपन। अच्छा, मास में कौन कौन शामिल होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि A जो है इसको हम कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर में कौन कौन शामिल होता है, मास नंबर में शामिल होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर तो हमें पता चल गया है क्या है, Z है। तो इसमें कितने प्रोटॉन हुए हैं, 6 प्रोटॉन हुए हैं। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए हैं, कि ये जो नंबर है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर है, और प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी यहाँ पर 6 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप एक ऐसी एंटिटी हुई है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो एटम का होता है, वो हमने समझ लिया।
मेनली इलेक्ट्रॉन, और थोड़ा जो अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि लेवल्स, एनर्जी लेवल्स जो लिखे थे वो क्या है, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर बेसिक आपको समझ में आ गया। अलग अलग रेडियस के कुछ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, उनको हमने लेवल्स कहा हुआ है। तो बस दिस इज द वे हम आज की बात को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हम आज की बात को यहीं पे खत्म करने वाले हैं। इस पे हमने एटम्स के बारे में, जैसे कि रिलेटिव साइज ऑफ, सर ने लिख रखे कि अलग अलग साइज के एटम का साइज क्या है। अगर ये 0.1 नैनोमीटर है, तो अगर ये फ्रॉग एग का 1 मिलीमीटर, तो इससे इसमें कितना डिफरेंस है, तो ये दिखाने की कोशिश की थी। अब हम जो मेनली आपसे अब मिलने वाले हैं, वो हम जनवरी 9 यानी कल हम मिलने वाले हैं दोबारा आपसे। कल हम मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर मतलब जो असली में नहीं है, बहुत इमेजिनरी इमेजिनरी करते हैं लोग। क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, क्यों हमें बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और बायोलॉजी में बात करेंगे कि क्या मरना जरूरी है, क्या मरना जरूरी है, क्या ऐसा किया जा सकता है कि बिना मरे जिया जा सके, मतलब बिना मौत को। क्योंकि एक मैंने अभी मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली आई नो फॉर फैक्ट देयर इज अ बिलियनर हियर इन यूएस, जो कि अपना हर बार खरबों खरबों रुपए लगा के अपनी एज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एजिंग क्यों होती है, मोर्टेलिटी क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो कल हम 4 से 5 सबसे पहले आपसे मिलने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मैथ्स की बात करेंगे। एंड आई विल ब्रिंग समबडी फॉर मैथ्स आल्सो। मैं अपने साथ एक मैथ्स के टीचर को लेके आऊंगा, और फिर हम बात करेंगे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के सर आप पहले भी मिल चुके हैं, मैं उनको कल लेके आऊंगा। तो हम मैथ्स और बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ, प्लीज बढ़िया से पढ़ते रहिए। एंजॉय योर लाइफ। बाय 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 बाय।